नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 2 और उसमें हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति इतिहास की ही नहीं वरन विश्व इतिहास की युग प्रवर्तक घटना मानी जाती है। इसे विश्व क्रांति की संज्ञा भी रैमजे मेयर ने दी है। इसने केवल यूरोप में ही नहीं विश्व के इतिहास को प्रभावित किया। वस्तुतः यह इतिहास की सर्वाधिक हलचलकारी और महत्वपूर्ण घटना थी। किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीच उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में ही निहित रहते हैं। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं तथा बौद्धिक चेतना बहुजन को उस परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी की फ्रांस की क्रांति भी इसका अपवाद नहीं थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित एवं असंतुष्ट सामाजिक वर्ग मौजूद था, अपितु समाज की संरचना में एक प्रकार का विरोधाभास भी पाया जाता था। समाज का कानूनी ढांचा अब भी सामंतीय था, जबकि समाज में आर्थिक नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथ में पहुंच गया था। तो ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती थी। इसलिए जब अपनी आर्थिक मजबूरियों से बाध्य होकर लुई 16वें की सरकार ने सुधार की दिशा में कदम उठाया तो एक ओर तो कुलीन वर्ग ने उन्हें सफल नहीं होने दिया और दूसरी तरफ उसकी असफलता से लाभ उठाकर प्रबुद्ध वर्ग ने फ्रांस को क्रांति की मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में। राजनीतिक कारणों में सबसे पहला कारण हम देखते हैं निरंकुश राजतंत्र। बोर्बो वंश का शासन था फ्रांस में। 18वीं शताब्दी में हम देखें तो यहाँ के जो शासक थे वो बहुत स्वेच्छाचारी थे। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा दैवी अधिकारों से संपन्न माना जाता था। दैवी अधिकार यानी ईश्वर ने ही उनको ये प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया है। लुई 14वां जो वहाँ का शासक था वो 18वीं शताब्दी में वो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। शासन पर उसका नियंत्रण इतना अधिक था कि उसके मुख से निकला हुआ हर शब्द कानून होता था। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। तो फ्रांस की जो जनता थी वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन और राजा के अत्याचारों के बोझ से दबी हुई थी और इससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील थी। दूसरा कारण राजनीतिक कारणों में संविधान और राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्था का अभाव। फ्रांस में राजा की निरंकुशता और उसके असीमित अधिकारों और शक्तियों को नियंत्रित करने वाली कोई वैधानिक या प्रतिनिधि सभा नहीं थी। तो बोर्बो शासक निशंक शासन करते थे। स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिनिधि सभा थी जिसके 3 सदन थे, जिसमें क्रमशः कुलीन, पादरी और जनसाधारण वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य होते थे। इस सभा को प्रशासन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त थे, किंतु इसके अधिवेशन नियमित रूप से नहीं होते थे।
किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही राजा इसका अधिवेशन बुलाते थे। तो फ्रांसीसी शासकों ने अपनी निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के चलते 1614 के बाद स्टेट्स जनरल का कोई अधिवेशन नहीं बुलाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजा के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का अस्तित्व होते हुए भी शासन पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। ऐसे में राजा जो थे वो निरंकुश हो गए थे और राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण उच्च वर्ग के हितों को ही वो देखते थे और आम जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तीसरा है अयोग्य शासक। जो बोर्बो वंश के अधिकांश शासक हम देखते हैं, हालांकि 16वीं सदी के अंत तक फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो चुका था। निरंकुश राजतंत्र की सफलता राजतंत्रात्मक शासन की राजा की योग्यता और कुशलता पर निर्भर करती है। बोर्बो वंश ने प्रारंभिक वर्षों में तो फ्रांस में असाधारण उन्नति की और यूरोप के महान देशों में एक बन गया था, किंतु 1643 में सिंहासनारूढ़ हुए लुई 14वां यहाँ का शासक बना 1643 ईस्वी में। उसने फ्रांस के गौरव में तो वृद्धि की, उसने कुलीनों को अपने अधीन रखा, फ्रांस की अर्थव्यवस्था को संतुलित किया, वर्साय में बहुत सुंदर महल बनवाए, कला और साहित्य को संरक्षण दिया, लेकिन जनसाधारण को कुछ भी उसके काल में नहीं मिला। उसके शासनकाल में 28 वर्षों का शासनकाल था, उसमें 4 दीर्घकालीन युद्ध लड़े गए और राजमहलों के निर्माण पर बहुत धनराशि उसने व्यय की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी और धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने उच्च राजकीय पदों को बेचना शुरू कर दिया। अब लुई 14वें की मृत्यु हो गई। लुई 14वें के पश्चात उसका प्रपौत्र था लुई 15वां, वो 1715 में फ्रांस का राजा बना। वो भी अत्यंत अयोग्य था, अदूरदर्शी था और विलासप्रिय था। उसने फ्रांस को ऐसे युद्धों में उलझाया कि जिनके परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुए। उसने सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय फ्रांस को प्राप्त हुई थी। उस पराजय के कारण अमेरिका में स्थित उसके उपनिवेश कनाडा में जो स्थित थे उससे उसे वंचित होना पड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगा। अब लुई 15वें के पश्चात लुई 16वां यहाँ का शासक बना और लुई 16वां जो था वो भी अयोग्य, प्रशासनिक उदासीनता और त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण वो इस समय क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। इसके बाद आते हैं हम अव्यवस्थित प्रशासन। फ्रांस की शासन प्रणाली पूर्णतः अक्षम, अव्यवस्थित और पेचीदा और भ्रष्ट थी। हालांकि शासन हम देखें, शासन का प्रमुख राजा था और उसकी सहायता के लिए 5 समितियां थी जो कानून बनाती थी और राजा की ओर से आदेश जारी कर देती थी। राज्य के आंतरिक शासन का संचालन और वैदेशिक मामलों की देखभाल यही समितियां करती थी। प्रांतीय शासन के लिए समस्त प्रांत 2 प्रकार के प्रांतों में विभक्त था। एक प्रकार के प्रांत गवर्नमेंट कहलाते थे, सरकारें, जिनकी संख्या 40 थी। ये प्रतीकात्मक थी और इनका शासन कार्य से कोई लेना देना नहीं था और उच्च कुल के जो लोग थे वो इन पदों पर रखे जाते थे। वो बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी राशि के रूप में वेतन प्राप्त करते थे, लेकिन शासन संबंधी कोई कार्य नहीं करते थे। शासन के वास्तविक और अरुचिपूर्ण कार्य के लिए फ्रांस को एक अन्य रूप में 36 प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें जनरलिटी कहा जाता था। इसमें प्रत्येक जनरलिटी में राजा द्वारा नियुक्त एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था और ये अधिकारी कुलीन या उच्च बुर्जुआ वर्ग के
होते थे जो राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और अपने क्षेत्रों में वो कोई काम नहीं करते थे। इस प्रकार केंद्र के कुशासन को चलाने के साधन ये बने हुए थे और इनकी नीतियों के कारण जो कर्मचारी थे वो जनता में बहुत अप्रिय थे और उन्हें जनता 36 आतताई कहती थी। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत अव्यवस्थित था प्रशासन और इसीलिए क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती चली गई। इसके बाद है स्थानीय स्वशासन का अभाव। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख दोष स्थानीय स्वशासन का अभाव था। बहुत अधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू थी। तो शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण किसी भी शासन पद्धति की सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र है, किंतु फ्रांस में स्थानीय शासन स्वशासन का कोई अस्तित्व नहीं था। स्थानीय शासन का प्रत्येक सूत्र वर्साय के राजमहल से नियंत्रित और संचालित होता था। तो अतः जनता इस दूषित शासन पद्धति से मुक्त होना चाहती थी। इसके बाद है प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। योग्य, प्रशिक्षित, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी वर्ग निरंकुश राजतंत्र के नहीं वरन किसी भी शासन व्यवस्था की कुशलता और स्थिरता का आधार होता है। फ्रांस की शासन व्यवस्था एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी। फ्रांस का संपूर्ण प्रशासन अयोग्य और अक्षम अधिकारियों से परिपूर्ण और भ्रष्टाचार से डूबा हुआ था। उच्च सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर ना होकर के कुलीनता के आधार पर होती थी। लुई 14वें के समय हमने देखा कि राजकोष में धन संग्रह करने के लिए उच्च सरकारी पदों की नीलामी द्वारा बिक्री की जाने लगी थी और सामान्यतः कुलीन और धनी लोग इन पदों को खरीद लेते थे। अगर पद खरीदा जा रहा है तो ये अयोग्य और अत्याचारी भ्रष्ट अधिकारी जनता को परेशान करते थे। जनता इनसे तंग आ चुकी थी और ऐसे दोषपूर्ण शासन से वो मुक्ति पाना चाहती थी। इसके बाद है दोषपूर्ण कानून और न्याय व्यवस्था। फ्रांस में केंद्रीकृत राजतंत्र था, किंतु केंद्रीकृत राजतंत्र की प्रमुख विशेषता कानूनी एकरूपता के स्थान पर वहाँ के कानूनों में विभिन्नता और विविधता व्याप्त थी। देश में कानूनों की कोई एक प्रमाणिक विधि संहिता नहीं थी। देश में विभिन्न भागों में लगभग 400 तरह के कानून प्रचलित थे जो एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न थे। एक कस्बे में जो बात कानून की दृष्टि से सही मानी जाती थी, वहीं दूसरे स्थान पर 5 मील से भी कम दूरी पर दूसरे कस्बे में वो गैर कानूनी मानी जाती थी। तो इस प्रकार फ्रांस में प्रचलित कानूनी भिन्नता जो थी वो सही नहीं थी। परंपरागत अलिखित कानून यहाँ पर प्रचलित थे। कानूनों की भांति हम देखें फ्रांस की न्याय व्यवस्था भी दूषित, विविधतापूर्ण और भ्रष्ट थी। न्यायिक पदों का भी विक्रय किया जाता था, तो अधिकांश न्यायाधीश अयोग्य और भ्रष्ट थे और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार भी स्पष्ट नहीं थे। इसके बाद है राजप्रसाद का विलासी जीवन। सेना का यहाँ पर हम देखें तो फ्रांस में सेना का संगठन भी दोषपूर्ण था। केवल अभिजात वर्ग के व्यक्तियों को उच्च सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। यहाँ सैनिकों की संख्या केवल 1,35,000 थी और अधिकारियों की संख्या 35,000 और जो खर्चा था वो भी अधिकारियों पर ज़्यादा किया जाता था। सेना में अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्तियों की भरमार थी, जिससे योग्य सैनिकों में भी असंतोष व्याप्त था। फ्रांस के शासक विलासप्रिय और अपव्ययी थे। राजप्रसाद शान शौकत का केंद्र था। लुई 14वें ने पेरिस से 12 मील की दूरी पर वर्साय नामक स्थान पर एक भव्य राजप्रसाद का निर्माण करवाया था, जिस पर 30 करोड़ रुपए व्यय हुए थे उस समय। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग वर्साय के महलों में 18,000 व्यक्ति निवास करते थे, जिसमें से लगभग 16,000 तो राजा और उसके परिवार के लोगों के
नौकर चाकर होते थे और शेष 2000 में दरबारी और राज परिवार के कृपा पात्र। तो इस प्रकार जो फिजूल खर्ची थी, इसके कारण राजकोष में धन का सदैव अभाव बना रहता था और जनता में अधिक से अधिक कर वसूल कर इस अभाव की पूर्ति की जाती थी। तो राजदरबार को राष्ट्र की कब्र के नाम से पुकारा जाता था। फिर लुई 16वां जो था वो बहुत अयोग्य था। फ्रांस की शासन व्यवस्था के दोष तो लुई 14वां और लुई 15वें के समय में ही आ चुके थे, लेकिन फ्रांस के लोग इस दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से ऊब चुके थे और फ्रांस की क्रांति के लिए इन सभी कारणों से बढ़कर लुई 16वें की अयोग्यता अधिक उत्तरदायी थी। हालांकि वो बहुत उदार, स्वाभाविक, नैतिक गुणों से परिपूर्ण था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वो बहुत अपरिपक्व, अस्थिर और संकोची स्वभाव का था और शिकार खेलने, आमोद प्रमोद आदि निरर्थक कार्यों में अपना समय व्यतीत करता था। उसने अपनी रानी और सामंतों के दबाव में आकर अपने आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें दृढ़ता और आत्मविश्वास का अभाव था। लुई 16वें की जो पत्नी थी मैरी एंटोइनेट, उसका चरित्र भी बहुत अदूरदर्शी है और वो बहुत फिजूल खर्च करने वाली लेडी थी। वो ऑस्ट्रिया की महारानी मैरी थेरेसा की पुत्री थी। अति महत्वाकांक्षा के चलते वह राजनीतिक षड्यंत्रों में लगी रहती थी, सदैव सामंतों और सहयोगियों से घिरी रहती थी। राजा जो था लुई 16वां, उसके ऊपर उसका बहुत अधिक प्रभाव था। तो ये जो कारण थे ये थे राजनीतिक कारण फ्रांस की क्रांति के। अब हम देखेंगे इस क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। इतिहासकारों का मत है कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में व्याप्त सामाजिक असमानता ने क्रांति के जन्म का महत्वपूर्ण सामाजिक असमानता क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। लॉर्ड एल्टन ने कहा, फ्रांस की क्रांति को विशेषाधिकारों के विरुद्ध सामाजिक असमानता का आंदोलन बताया है। तो फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता क्रांति का दूसरा मुख्य कारण थी। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ये वर्ग था पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग। पहला वर्ग हम देखते हैं पादरी वर्ग। ये लोग प्रथम श्रेणी के सदस्य थे। चर्च के अधिकारी काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली थे। फ्रांस की संपूर्ण जागीरी भूमि की 20% भूमि चर्च के अधिकार में थी, जिससे चर्च को बहुत अधिक आय होती थी और ये आय सरकारी करों से मुक्त थी। चर्च की आय काफ़ी थी और जनहित के काम भी वो करता था, लेकिन चर्च के भीतर घोर पक्षपात और अपव्ययता का बोलबाला था। चर्च के धार्मिक कार्यों का संपादन साधारण पादरी लोग करते थे और इन लोगों की नियुक्ति तीसरे वर्ग या साधारण वर्ग लोगों में की जाती थी। इन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। दूसरा वर्ग हम देखते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग द्वितीय श्रेणी थी, सेकंड एस्टेट इनको कहा जाता था। इस वर्ग में सामंत, राजदरबारी और बड़े बड़े पदाधिकारी सम्मिलित थे। क्रांति के समय इन लोगों की संख्या लगभग 4 लाख थी। फ्रांस की संपूर्ण भूमि का 1/4 भाग कुलीनों की संपत्ति थी, जिसके सहारे वो अपना शान शौकत और भोग विलासिता में जीवन बिताते थे। अपनी संपन्नता और विशेषाधिकारों की वजह से समाज में इनकी स्थिति बहुत ऊंची थी, परंतु इस वर्ग में भी आपसी एकता का अभाव था। अब आते हैं हम तीसरे वर्ग पे। इन दोनों ऊपरी वर्गों के अलावा यहाँ तीसरे वर्ग थर्ड एस्टेट का सदस्य अन्य लोगों को माना जाता था। इस वर्ग के लोग सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित थे। इस वर्ग में भारी असमानता थी
और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के विभिन्न अंगों में व्यापक अंतर था। धनी, व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, साहित्यकार, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार, किसान, मजदूर सभी तीसरे वर्ग के इस थर्ड एस्टेट के सदस्य थे। इस दृष्टि से इसमें एक रूपता का अभाव था। इस वर्ग को भी हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मध्यम वर्ग, दूसरा शिल्पकार या दस्तकार और तीसरा कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यम वर्ग के बारे में। फ्रेंच भाषा में इसके लिए बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें वो लोग शामिल थे जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था। इसमें लेखक, कलाकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, साहित्यकार, व्यापारी, व्यवसायी, साहूकार, कारखानों के मालिक, निम्न पदस्थ सरकारी कर्मचारी इस वर्ग के अंतर्गत थे। इनकी आर्थिक दशा संतोषजनक थी और शासन के अधिकांश निम्न पदों पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। इनको थोड़ी बहुत सुविधाएं प्राप्त थीं। जब ये वर्ग शिक्षित और धनी था, लेकिन राजनीतिक संस्थाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, जबकि ये वर्ग देश की राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम करने का इच्छुक था और पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहता था। दूसरा आता है शिल्पकार। इसमें वो लोग थे, इसमें इन्हें दस्तकार भी कह सकते हैं और इनमें से अधिकांश नगरों में बसे हुए थे और ये लोग अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे, परंतु सरकार की तरफ से इन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन और संरक्षण प्राप्त नहीं था और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग इनका निरंतर शोषण करते रहते थे। तो ये भी इस सामाजिक व्यवस्था से बहुत परेशान थे। इसके बाद तीसरा वर्ग आता है, इसमें कृषक वर्ग। फ्रांस की अधिकांश आबादी कृषक वर्ग की थी और राजपरिवार, शासन, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का अधिकांश व्यय इसी वर्ग को सहन करना पड़ता था, परंतु इनका जीवन बहुत दयनीय था। उनको सब प्रकार के कर देने पड़ते थे। करों के अलावा उन्हें राज अधिकारियों, सामंतों को अनेक प्रकार की निःशुल्क सेवाएं भी देनी पड़ती थीं, परंतु राजनीति और शासन में इनका कोई प्रभाव नहीं था। उनकी आय का लगभग 85% करों के रूप में चला जाता था। तो सुविधा संपन्न वर्गों के प्रति उनके रोष की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यही कारण है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो किसानों ने हृदय से उसका स्वागत किया और कुलीन वर्ग का सफाया करने में पूरा योगदान दिया। तो अधिकार विहीन जनसाधारण का शोषण और उसमें व्याप्त असंतोष, तो इन अधिकार और सुविधा प्राप्त और सुविधा संपन्न लोगों की तुलना में फ्रांस की जो आबादी थी 98%, तृतीय स्टेट, उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी और इसीलिए उसने ये आंदोलन को सक्रिय बनाया। इसमें मजदूर और शिल्पी भी थे। तो ये है इसके हमने पढ़े राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। अगले लेक्चर में मैं इसके आगे के कारण आपको बताऊंगी।